हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोलॉजी का सेकंड टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारा इवोल्यूशन ऑफ ओओ मैथोलॉजी। ओओ मींस जो है यहाँ पे हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोडोलॉजी। मतलब कि देखो, अब जैसे कि हमने इसके पिछले वीडियो में जो थी हमने टॉपिक्स कवर अप किए थे, वो थे हमारे किस टाइप से जो है वो वर्क करता है, कैसे पैराडायग्राम्स हमारे आए थे। एंड आज का जो टॉपिक है इवैल्यूएट कैसे हुआ, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी आखिरकार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी की। हमारे पास सी ऑलरेडी थी ना, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, बट हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि दी अर्लीस्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड इन मशीन लैंग्वेज। जो हमारे जो अर्लीस्ट कंप्यूटर्स थे, मतलब कि जो पहले के जो सिस्टम्स थे ना हमारे, उसको कैसे प्रोग्राम किया गया था कि वो मशीन लैंग्वेज पे वर्क करते थे। लाइक उनको जो थी वो 0 और 1 की लैंग्वेज जो थी नोन थी, जिसके लिए राइटिंग ऑफ प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जिसकी वजह से क्या, देखो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप कितने ही कोड याद रख सकते हो, 0 0 1 1 1 0, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि हम ओ मेथोडोलॉजी को लेकर आए, जिसके थ्रू जो है जो हमारी जो प्रॉब्लम्स अकर हो रही थी ना उसको सॉल्व कर सकें। देन टू प्रोवाइड द कन्वीनियंस टू द प्रोग्रामर, एक कन्वीनियंस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके प्रोग्रामर को, असेंबली लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस। जब जो है असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई, वेयर द प्रोग्रामर यूज द सिम्बल्स फॉर द वेरियस इंस्ट्रक्शंस टू राइट द प्रोग्राम। जहाँ पे जो था असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, आपको चीज़ों को असेंबल करने के लिए बहुत सारे जो थी आपको पिक्चर्स सिंबल्स प्रोवाइड करवाती थी, जिसके पिक्चर्स के थ्रू जो कि आपको जो हेल्प करती थी उन कोड्स को रिमेंबर याद रखने में, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। अगर आपको कॉपी करना है तो वो प्रिंटर जैसा बॉक्स बना हुआ आता था, या प्रिंटर छोटी सी इमेज बनी हुई आती थी, तो आप वहाँ से समझ जाते थे कि वो चीज़ प्रिंट करनी है। और कॉपी के लिए कुछ इस टाइप से इंटरफेस आता था उसके ऊपर, जिससे आप समझ जाते कि ओके ठीक है, हमें इसको कॉपी करना है। और देन जब उसके ऊपर आप राइट क्लिक करते हो तो वो जब इमेज के ऊपर, तो नीचे टेक्स्ट भी लिखता है इंडेक्स के अंदर की कॉपी, ऐसे करके। नाउ द नेक्स्ट वन, बट इट वॉज टीडियस जॉब टू रिमेंबर सो मैनी सिम्बल्स फॉर अ वेरियस इंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे भी असेंबली लैंग्वेज के साथ भी एक प्रॉब्लम अकर हुई, तब तक तो ठीक था, ठीक है। अगर कोड 0 1 की कोड से कुछ नया आया है, असेंबली लैंग्वेज आई है, ओके, पर वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं था। बिकॉज हर चीज़ का अगर आप मान लो कि आपके सिस्टम के अंदर 100 प्रोग्राम्स है, तो आप 100 सिम्बल्स तो याद नहीं रख सकते ना यार, क्योंकि जो हम रिसेंटली यूज़ करते हैं उन सारी चीज़ों को याद रखना, ठीक है, हम याद रख सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट प्रिंट हुआ, बट बहुत सारे सिंबल्स ऐसे हैं कि जिसको हम डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं, तो उन सिंबल्स को थोड़ा सा याद रखना जो था टीडियस हो गया था, ठीक है। अदर मेजर प्रॉब्लम, जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम क्या थी हमारी असेंबली लैंग्वेज के साथ, कि वो पूरी मशीन डिपेंडेंट थी। तो टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी ऑफ द असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कम टू एग्जिस्टेंस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती थी ना, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो पाती थी उसमें। Programmer could write a series of English-like instructions that a compiler interrupt could translate into the binary language or computer directly। अब देखो, असेंबली लैंग्वेज भी कुछ टाइम के बाद हम उसे वर्क नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स हम याद नहीं रख पा रहे थे बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। यार कितना याद रख लोगे तुम। तो इसके लिए क्या है कि नई प्रोग्रामिंग की गई, नए कोड्स बनाए गए कि लाइक इंग्लिश की तरह हम सिंपली लिखेंगे कि प्रिंट, देन जो है वो सिस्टम जो है वो समझ जाएगा। आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो ना प्रिंट, बट जो एक्चुअल में जो सिस्टम में टाइप होता है, जिसकी वजह से आपको आउटपुट दिखता है, वो 1 और 0 की फॉर्म में होता है। वहाँ पे जो होता है ना, हमारा कंपाइलर वर्क करता है कि जो हमारी कोडिंग होती है और जो सिस्टम की कोडिंग है, जिसकी तरफ से वो चीज़ें समझ सकता है, उसके हमारे और सिस्टम के बीच में एक कंपाइलर काम करता है, जिसके थ्रू जो है वो हमारे लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, जिसकी वजह से जो था ना यूज़र को काफ़ी अच्छा इंटरफेस मिल गया और वो काफ़ी इजीली अंडरस्टेबल था, इजीली डिज़ाइन कर दे सकते थे, क्योंकि वो बिल्कुल ही कैसी लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह था। आप इंग्लिश के अंदर लिखो और वो सिस्टम पे प्रिंट होता चला जाएगा, आउटपुट आपको शो होता चला जाएगा। लैंग्वेज बहुत ही इजी थी और काफ़ी रिलेटिव थी, हम रिलेटिवली टास्क कर सकती थी, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह भी बहुत ईजीली कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, 2 टाइप के थे इसके अंदर हमारे, एक होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि स्ट्रक्चर्ड यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी इसके अंदर। When the programmer becomes the larger, a single list of instructions become unwieldy।
जब प्रोग्रामर के पास बहुत ही लंबी इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट होती थी और एक सिंगल लिस्ट है, लाइक सीरीज देखी आपने 1 to 100 सीरीज हो गई, लाइक वो क्या हो गया हमारा एक इंस्ट्रक्शन हो गई 1 to 100, आप एक सीरीज ले लो इंस्ट्रक्शंस हो गई। अब प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या करा, प्रोग्राम्स को जो था फंक्शंस के अंदर और सब रूटीन्स के अंदर जो था उसको हमने डिवाइड कर दिया, ताकि जो यूज़र है वो क्लियरली समझ सके। आप 1 to 100 सीरीज़ आप किसी को दे दोगे लर्न करने के लिए तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आप उसको 10 के ग्रुप्स में या फंक्शंस में 10 टाइम्स अगर डिवाइड कर देते हो तो सामने वाले यूज़र को भी अच्छा लगेगा कि अच्छा ठीक है भाई, एक बार में मुझे 10 करना है, नेक्स्ट वन 10 एंड फर्दर सो ऑन, ऐसे कर करके। तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हो गई, जिसका जो था यूज़र के लिए भी काफ़ी इजी हो गया वर्क करना। अब 1 to 100 में वर्क करने के बजाय वो 10 के पेयर में काफ़ी इजीली वर्क कर सकता था। देखो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो थी इसका डिसएडवांटेज ये था कि ये जो थी ना, ये हमारे रियल वर्ल्ड जो मॉडल्स थे ना उसके लिए वर्क नहीं कर पाते थे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या डेवलप किया हमने, नेक्स्ट जो था वो था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस चीज़ को लाया गया जो कि रियल वर्ल्ड को भी काफ़ी, रियल वर्ल्ड जो हमारे मॉडल्स थे उन चीज़ों को भी काफ़ी ईजिली डिस्प्ले कर सके। The world in the object-oriented programming expresses the programs in the way that model how to people perceive the world। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट मीन्स कि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो था यूज़र को हमें शो कराया जाता था। लाइक आप वो ले लो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर मैं इसकी जगह पे कोई स्ट्रक्चर्ड मान लो स्क्वायर बना देती, ट्रायंगल बना देती, सर्कल बना देती, इन चीज़ों को देख के आपको याद रखना ज़्यादा इजी होगा या फिर ये टेक्स्ट को पढ़ के। ऑब्वियसली इमेजेस को देखोगे उन चीज़ों को हम माइंड में काफ़ी इजीली बिठा सकते हैं, बट जब बात करते हैं हम टेक्स्ट की तो वो थोड़ा सा देखो इंटरकनेक्शन हो जाता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेन एम्फेसिस इज द डाटा रादर देन द फंक्शंस। हम डेटा से ज़्यादा फंक्शंस के ऊपर वर्क करते थे इसके अंदर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू कंबाइन द बोथ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट नोन एज ऑब्जेक्ट। देखो मेन प्रिंसिपल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, यानी मेन एम क्या है कि हम हमारे फंक्शन को भी एंड डेटा बोथ को जो है हम अपना कंबाइन करें और एक सिंगल यूनिट के थ्रू जो है यूज़र को शो करें, जैसा कि ऑब्जेक्ट। लाइक मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, साथ में मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख भी दिया, तो ये यूज़र को दिखाना और डिस्प्ले करवाना उतना ही ईजी है जितनी मैगी बनाना यार देख के। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके जो है हमारी प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कंपैरिजन की। ये वाला टॉपिक जो है ये फर्दर पिछला ही टॉपिक है, सारी चीज़ें वही हैं, कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। देखो प्रोसीड्यूरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीड्यूरल क्या है कि पूरा फंक्शन ओरिएंटेड होता है एंड ऑब्जेक्ट वाला डेटा ओरिएंटेड होता है। नो डेटा सिक्योरिटी एग्जिस्ट। जो इसके अंदर डिसएडवांटेज है ना वो इसका एडवांटेज बन जाएगा। नॉट एक्सटेंसिबल होता है, ये एक्सटेंसिबल होता है। ये रियल वर्ल्ड मॉडल को सपोर्ट नहीं करता। प्रोसीड्यूरल को आप स्ट्रक्चर भी लेके चल सकते हो, स्ट्रक्चर मॉडल भी ले सकते हो, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन जो है हमारा कि फॉलो टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करता है और ये बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर जाता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ। यूज फॉर डिजाइनिंग द मीडियम एंड अ स्मॉल साइज एप्लीकेशन, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए वर्क करता है। और ये वाला जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बड़े लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए वर्क करता है। इसकी मेंटेनेंस और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड कॉस्टली भी है बिकॉज ऑफ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड वाइज काम करता है एक तो, एंड सीरीज़ के अंदर सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वन जो है इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी ईजी है, लेस कॉस्टली है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है इतना। ठीक है, इसके बात करें तो हमारी सी, कोबोल, पास्कल एग्जांपल्स हैं इसके, और ये हमारी जो एडवांस लैंग्वेज आ जाती है C++ एंड जावा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि लाइक किस टाइप से जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है किस टाइप से वर्क करते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अभी तक जो भी हमने ऑब्जेक्ट का पढ़ा उससे भी रिलेटेड है ये। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है प्रोग्राम्स को डिवाइड कर दिया जाता है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैन अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो हमारे डे टू डे लाइफ में जो है हम बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेट करते हैं। लाइक अगर टीवी बेस्ट एग्जांपल है, फ़ोन इज़ ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट एंड वॉशिंग मशीन, चेयर, बेड,
बहुत सारी चीज़ें यार जिसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, डैट वॉज ऑल्सो योर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली क्या है, ऐसे ही हमारे प्रोग्राम्स के अंदर भी होता है। नेक्स्ट वन जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके हमारे ऑब्जेक्ट्स के फर्दर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर स्टेट और एट्रीब्यूट्स, नेक्स्ट वन इज़ योर बिहेवियर एंड ऑपरेशंस। देखो स्टेट एट्रीब्यूट क्या रेफर करता है कि ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, लाइक टीवी है एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके फर्दर फीचर्स क्या होंगे हमारे, आप क्या कलर रिसीवर है, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, पिक्चर कंट्रोल कर सकते हो, चैनल चेंज कर सकते हो, डैट इज़ योर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, एट्रीब्यूट्स हैं टीवी के। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर बिहेवियर, कैसे वो बिहेव करता है। लाइक टीवी का एग्जांपल ले लेते हैं हम हमारे एक्शंस के ऊपर, बिहेवियर यानी उसके एक्शंस देखते हैं। लाइक अगर आपने टीवी ऑन किया तो वो ऑन होएगा, ऑफ किया तो ऑफ होएगा, चैनल चेंज किया तो वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज, ऑन, ऑफ, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे उसके बिहेवियर को शो करती हैं। अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लो कि ऑब्जेक्ट इज अ आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। एक आइडेंटिफाइबल एंटिटी होती है हमारी जिसके अंदर जो है बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ हमारे बिहेवियर्स होते हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं। नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट वो है हमारा क्लास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लास जो है आप अपनी नॉर्मल क्लास से भी कोरिलेट कर सकते हो। लाइक BCA और BCA के अंदर जो स्टूडेंट्स हुए, डैट वॉज योर क्लास। नेक्स्ट, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी एंड अ रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि क्लास जो होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का नेम ले लो और जो कि कॉमन प्रॉपर्टी को शेयर करता है। लाइक BCA इज योर क्लास और कॉमन प्रॉपर्टी उसकी क्या हो गई, आप सारे स्टूडेंट्स हो गए। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है क्लास हमने क्या ले रखी है, फ्रूट ले रखी है, एंड एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए उस क्लास के। ओके, क्लास आर अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यूज़र के थ्रू देखो इजीली डिफाइन किया जाता है, एंड बिहेव लाइक द बिल्ट इन टाइप ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ क्लास इज अ ब्लू प्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, क्लास का एक ब्लू प्रिंट की तरह वर्क करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, ब्लू प्रिंट से आप अपना एग्ज़ाम का पैटर्न भी देख सकते हो कि एग्ज़ाम के लिए सिलेबस इज़ अ कॉमन एंड डिफरेंट सेमेस्टर उसका क्लासेस का ले लोगे। लाइक सिलेबस तो एक ही है, सिलेबस से आप डिनोट कर सकते हो कि क्लास हमारी सिलेबस है और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स कोर्सेज के लिए। लाइक BCA, BSc, BCom, ये सारे क्या हो गए, इसके ऑब्जेक्ट्स हो गए जो फर्दर अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ कंसीडर करते हैं। बट सिलेबस इज़ अ कॉमन नेम जिसको जो है हम प्रॉपर्टी, जिसको जो है आप क्लास बोल सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज़ योर डेटा एब्स्ट्रैक्शन, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट जो है इसका है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज एक्ट एज रिप्रेजेंटिंग द इसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस। मीन्स की जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही डिटेल यूज़र को प्रोवाइड की जाती है। बैकग्राउंड डिटेल्स या जो सिक्योरिटी पर्पस डेटा होता है वो यूज़र के थ्रू यूज़र को नहीं प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें ना प्रोवाइड कराने के लिए जो हमारा वर्क करता है वो होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। द एडवांटेज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज दैट वन कैन यूज़ ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग ऑल इट्स डिटेल। मीन्स कि यूज़र वो चीज़ें यूज़ कर सकता है, लाइक यूज़र कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है बिना पूरी इंफॉर्मेशन के। नेक्स्ट वन इज़ योर डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग भी देखो नेम से क्लियर हो रहा है, हाइडिंग यानी छिपाना। Access to the private part of an object is restricted in the sense of that function of the object can only access the data। देखो इसके अंदर सिमिलरली जो है हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन में करते थे ना कि जो चीज़ें जो होती हैं ना हमारी प्राइवेट में जो हमारे फंक्शंस होते हैं उन चीज़ों को आप इजीली हाइड कर सकते हो। द प्राइवेट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट अवेलेबल आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा प्राइवेट पार्ट होता है ना ऑब्जेक्ट का, प्राइवेट पार्ट यानी कि जो चीज़ें जो है हमारी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं सिर्फ डेवलपर को पता होनी चाहिए और उसके कंपनीज़ को पता होनी चाहिए, और वो चीज़ें जो है यूज़र तक नहीं जानी चाहिए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। वो सारी चीज़ें जो आप डेटा हाइडिंग के थ्रू जो है ईजीली उसको क्या छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डेटा हाइडिंग, और इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, दैट वाज योर डेटा हाइडिंग। नेक्स्ट वन जो है आपका इनकैप्सुलेशन। द रैपिंग इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि जो डेटा को रैप करता है एक सिंगल यूनिट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन। टिपिकली इनकैप्सुलेशन इज़ यूज टू हाइड द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। देखो इसका एक काम भी यही है कि जनरली क्या करते हैं कि डेटा को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं हम। सिमिलर है देखो डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन।
तीनों की वर्किंग जो है सिमिलर है, बट डिफरेंस कहाँ पे है, सबकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा। बाकी चीज़ें तीनों सेम ही है, वर्क जिनों का काम सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज़ योर इनहेरिटेंस। Inheritance is the process by which one object can acquire the property of the another object without recreating it. इसके अंदर क्या होता है कि देखो, एक ऑब्जेक्ट जो है ना, ये दूसरे ऑब्जेक्ट की जो है प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करता है, मीन्स कि इसके अंदर दूसरे की प्रॉपर्टी भी होती है। लाइक ये हमारा ए और ये बी हो गया, तो इसके अंदर जो है ए की भी प्रॉपर्टी होगी एंड फर्दर बी की भी प्रॉपर्टी होगी। ऐसे ही सिमिलरली आगे आप वर्क करोगे तो उसके अंदर हमारी बी की प्रॉपर्टी एंड सी की प्रॉपर्टी कंसीडर होगी बाय रिक्रिएटिंग इट। दोबारा उसको रिक्रिएट किए, मीन्स एक ही स्क्वायर के अंदर, एक ही मामले के अंदर आपके दोनों प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। उसके लिए क्या हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ बेस क्लास। इसका यूज़ इसलिए करते हैं ना, ताकि हमें जो है, अगर हम आगे तक वर्क करें, लाइक 10 बिट हो गए हमारे पास, तो 9 बिट जो है वो 10 बिट के अंदर कंसीडर होगी एज अ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू की, उसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होगी, 9 की भी होगी 10 की भी होगी, ताकि अगर हमें कुछ पिछला डेटा देखना हो तो हम पीछे वाले में से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की जो एबिलिटी होती है ना, मैसेज और डेटा को प्रोसीड करता है एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल टर्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम एंड मैनी ड्यूटीज़, मतलब नाम एक है बट बंदा काम बहुत सारे करेगा। लाइक अ गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि देखो, नाम तो एक दे दिया बट फर्दर उनसे बहुत सारे डिफरेंट काम्स करवाए जाते हैं। लाइक बहुत सारी ड्यूटीज़ भी दे दी जाती है, कभी बोर्ड्स में दे दी, कभी एग्ज़ाम्स में, फर्दर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उसमें उनकी ड्यूटीज़ दे दी। उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि एक सिंगल फंक्शन नेम है एरिया, ओके। एरिया का क्या है, फर्दर आप बहुत सारी ड्यूटी करता है भाई। देखो एरिया, उसमें क्या क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल, उसका एरिया का सर्कल निकाल दिया, ट्रायंगल का सर्कल निकाल दिया, रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल दिया, तो उसका क्या हो गया, ये फर्दर एरिया तो एक ही है बट एरिया निकाल कितनों का रहे हो वो मैटर करता है। तो एरिया एक ड्यूटीज वो ट्रायंगल की फॉलो करे, सर्कल की फॉलो करे, रेक्टेंगल की फॉलो करे, हेक्सागन, हेप्टागन की फॉलो करे। तो पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली क्या करते हैं कि नाम एक है पर काम बहुत सारे करते हैं उसे। दैट नेक्स्ट वन इज योर मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का क्या है कि ये जो है हमारी बेस क्लास को डिफाइन करता है, इनहेरिटेड बाय द ड्राइव्ड क्लास, ड्राइव्ड क्लास के हेल्प से, एंड यूज बाय द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फॉर द ड्राइव्ड क्लासेस। और हम जो है ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इसके अंदर फर्दर जो है ड्राइव्ड क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द ड्राइव्ड क्लास, द मेथड डिफाइंड इन द ड्राइव्ड क्लास। जो भी देखो हम ड्राइव्ड क्लास के थ्रू किसी भी, अगर हम मेथड्स के थ्रू ड्राइव्ड क्लास को क्रिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं, इज़ इन्वोक्ड एंड एग्जीक्यूटेड इंस्टेड ऑफ द वन इन द क्लास, उस चीज़ को जो आप इजीली एग्जीक्यूट करवा सकते हो। देखो मेथड ओवरराइडिंग का जो है सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हो इस चीज़ को कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उस बेस क्लास के थ्रू जो है हम किसी भी ड्राइव्ड क्लास को क्रिएट करते हैं एंड देन फर्दर उसको प्रोसेस करवाते हैं। और किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस करवाने के लिए आपके पास एक ड्राइव्ड क्लास होनी चाहिए रन करवाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू।